गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? बेटा आज हम लोग साइंस में केमिस्ट्री जो कंटिन्यू है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने रिएक्शन ही बताया है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा फोकस करना है। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन होगा आपका एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा होगा आपका, यहीं पर दूसरा लिख देते हैं, दूसरा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो प्रकार के रिएक्शन होंगे टेम्परेचर के हिसाब से, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बोर्ड पेपर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या पूछेगा? डिफरेंस पूछेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन मैंने उसी के जस्ट आगे बताया, क्योंकि बुक में वहां पर आ गया है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर ही हेडिंग बना दिया बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर के हिसाब से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या होता है एक्सोथर्मिक और क्या होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहले मैं एग्जांपल आपको दे दूं, फिर आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले एग्जांपल लिखेंगे। ठीक, एग्जांपल में मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें हमने मिलाया है वाटर। ठीक है, और ये फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हम लोग एंडो का लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने इसमें एंडो का, तो यहाँ पर मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको जब हीट दिया, गर्म किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, टूट गया। अब दोनों रिएक्शन को पहले ध्यान से देखिएगा, पहले पूरा टेक केयर, एकदम बिल्कुल केयरफुली दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखिए, फिर डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने दोनों रिएक्शन देखा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन से क्या हो रहा है बेटा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट है इवॉल्व, बाहर निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दोनों में ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में क्या होगा, इन विच रिएक्शन द एनर्जी इज लिबरेट या इवॉल्व। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द स्ट्रेट लाइन और ये क्विक लाइन है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज द क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द स्ट्रेट लाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उस समय कुछ हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, थोड़ा सा हीट है ना बाहर निकलती है। ठीक है, तो दैट इज द एक्सो। ठीक है, और एंडो में क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज द नोन एज मार्बल, इसको मार्बल बोलते हैं। तो जब मार्बल में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी जो है इवॉल्व। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको लिबरेट भी बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन से आपको डिफर पता चल गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इन दिस रिएक्शन द एनर्जी इवॉल्व in the take place. In this reaction energy absorbed
एंड ब्रेक डाउन दिस सब्सटेंस, रिएक्टेंट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, दोनों ही मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दैट इज द वन सब्सटेंस बनाते हैं, और ये टू सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हीट इवॉल्व होती है, यानी लिबरेट होती है। और इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइडेशन हो जाता है, यानी टू पार्ट में प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो इंडो और एक्सो दोनों का मतलब देख लीजिए, एक्सो का मतलब इवॉल्व्ड और एंडो का मतलब एब्जॉर्ब। ठीक है, दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर एक्स और एंडो आएगा, तो उस समय आपको दिन क्लियर हो जाएगा। और ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता है, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज द क्विक लाइम। हम लोग बुझा हुआ चूना जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना मार्केट से लेके आते हैं, चूना आपको पता ही है जो कली करते हैं हम लोग, तो उसमें जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो बेटा आपको पता होगा कि हम लोग या तो घड़े में या कोई ऐसा पोर्ट होता है जो उसके अंदर जो रिएक्शन होता है, जो हीट निकलती है, तो ऐसा पोर्ट लेते हैं कि जिसमें पता चले आपको कि हीट, आप देखेंगे जैसे ही पानी मिलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गैसें भी निकलेंगी, दैट इज द हीट बहुत ज़्यादा होगा। अगर उस पोजीशन में अगर आप अपना हाथ भी अंदर डालेंगे तो हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है, इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व होता है। समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है कि सनलाइट से या किसी भी सोर्सेज से ही क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें टू रिएक्टेंट मिलकर वन प्रोडक्ट बनाता है, इसमें वन रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होकर टू प्रोडक्ट बनाता है। तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सो और एंडो का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर हो गया। अब आएगा अगला टॉपिक जो है हम लोग का, उसमें है कि केमिकल जो इक्वेशन जो होता है उसको कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया है, तो मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें नोट्स बताया है कि केमिकल इक्वेशन है ना, वो दो प्रकार के हमने लिखवाया है। एक तो होता है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और एक होता है सिंबल इक्वेशन। मैंने दो टाइप का बताया है, आप नोट्स में फटाफट लिख लिया कीजिए, फिर मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है बेटा, जब हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, दिस इक्वेशन इज द स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा क्या होता है, वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लिखने में आपको पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, और सिंबल इक्वेशन लिखते समय क्या होता है कि उसको हम लोग सिंबलाइज कर देते हैं, तो सिंबलाइज में क्या होता है कि वो इक्वेशन छोटा हो जाता है, इज द बेस्ट सिंबल इक्वेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने बताया है, अब एग्जांपल भी हम लिखते हैं तो हमें पूरा लिखने की जरूरत पड़ती है। अब हम एक सिंपल सी बात बता दे कि जैसे हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स को जब हम लोग H2SO4 में डालते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, लिबरेट हो रही है। तो ये जो इक्वेशन लिखा है दैट इज द सिंबल फॉर्म, हमने सिंबलाइज कर दिया है। सिंबल में लिखना इजी होता है, और वर्ड में लिखते तो हम लोग ये पूरा लिखना पड़ता, जिंक ग्रेनुअल्स पूरा लिखना पड़ता, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो मैंने उसमें ये बताया है कि केमिकल इक्वेशन तो दो फॉर्म में होते हैं, तो वर्ड इक्वेशन होता है, एक सिंबल इक्वेशन होता है। लेकिन बेटर कौन सा होता है, तो बेटर होता है सिंबल इक्वेशन लिखना। ठीक है, वर्ड वाले में क्या होता है कि हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, फिर इसकी बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग ऐसे लिख दिया जाए तो आपको बैलेंस कैसे करेंगे, कौन सा एटम कितना है, कौन सा मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए सिंबल इक्वेशन इज द बेस्ट, यही पॉपुलर हुआ है। ठीक है, तो हम लोग वर्ड इक्वेशन ना लिख के सिंबल इक्वेशन कैच करेंगे।
ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में क्या दिया रहेगा बेटा, ऐसे लिखा रहेगा। अब आपको क्या होगा कि इसको आपको सिंबलाइज करना पड़ेगा और सिंबल में करके फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो केमिकल इक्वेशन में क्या लिखने का तरीका है कि अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जिंक है, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पे ये देखिए पूरा मॉलिक्यूल्स बन के निकला हुआ है, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, फिर हाइड्रोजन का एटम बना तो हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल बन गया है। तो इस तरह लिखने से आपको बैलेंस करने में इजी हो जाता है। दैट इज द सिंबल इक्वेशन इज द बेस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन। इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर क्या होता है, अगर एक से अधिक मोर देन अगर इंटेंट होता है तो इसमें पॉजिटिव प्लस का साइन लगाते हैं, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो किसका निशान लगा देते हैं, एरो का निशान लगा के प्रोडक्ट का लगा देते हैं। अब रिएक्टेंट होता है वो आपको पता ही है कि रिएक्टेंट है वो LHS की ओर होता है, प्रोडक्ट है वो RHS की ओर होता है। ये सब आपको क्लियर है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का जो स्टेप है बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिख दिया। तो जब रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो एक से अधिक अगर रिएक्टेंट आता है तो किसका साइन लगा देते हैं, प्लस का। उसी तरह प्रोडक्ट अगर एक से अधिक आता है तो किसका साइन लगा देते हैं, प्लस का। अगर कोई गैस मतलब इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है तो ऊपर का निशान लगा देते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है तब हम लोग एरो का निशान लगा देते हैं। ये सब बातें केमिकल इक्वेशन लिखते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ना इसका फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट आप बार बार देखेंगे जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वहां पे एक छोटी सी बातें क्या क्या लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिए। अब हमने यहाँ पे लिखा जिंक ग्रेनुअल्स है, यहाँ पर मैंने इसका फिजिकल स्टेट S से डिनोट कर दिया। H2SO4 दैट इज द लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग AQ भी लिख सकते हैं, दैट इज द, मैं सिंपल में बता रहा हूँ लिक्विड फॉर्म में है। फिर जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, ये भी लिक्विड में हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पे हमने G लिख दिया। तो फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। फिजिकल स्टेट में S फॉर होता है सॉलिड, L फॉर होता है लिक्विड, आपको सभी को पता है मैटर का टाइप है, और G फॉर होता है गैस, ठीक है। और AQ का फॉर्म होता है एक्वेशियस सॉल्यूशन, एक्वेशियस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन भी लिखना, यानी कि ये सब चीज डोनेट करना भी जरूरी होता है जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज द फिजिकल स्टेट, यानी ये जरूरी है लिखना। आपको पता है कि सॉलिड को कहते हैं ठोस, लिक्विड को कहते हैं द्रव, गैस तो गैस ही होता है, और ये होता है जलीय विलयन। जब जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, कोई भी विलयन में कोई चीज और आके मिक्स हो गया है, दैट इज द जलीय विलयन, ठीक है। तो इस तरह फिजिकल स्टेट लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कभी भी केमिकल इक्वेशन में। पहला मैंने लिखवाया है रिएक्टेंट अगर एक से अधिक है, मोर देन 2 से अधिक है तो पॉजिटिव प्लस साइन लगाएंगे रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट अगर बन के तैयार हो रहा वो भी एक से अधिक होता है तो इसमें भी प्लस का साइन होगा। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का निशान लगाते हैं। फिर इसके बाद रिएक्टेंट में भी हम लोग फिजिकल स्टेट लिखते हैं और प्रोडक्ट में भी हम लोग फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, एरो के ऊपर हीट दे रहे हैं तो हीट का प्रोसेस लिखा जाता है, अगर प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर का प्रोसेस होता है, अगर यहाँ पे कोई कैटालिस्ट मिलाते हैं तो एरो के जस्ट ऊपर लिखा जाता है। तो ये है केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समथिंग थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा। फिर आगे जो पिक भेजेंगे बेटा उसको मैं भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन तैयार करते जाइए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल करके हमें पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा।